सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नरहरे क्लासेस। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा 11th स्टैंडर्ड, जो कि हमने नया नया स्टार्ट किया है, उसका फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का हमें ओवरऑल फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। तो ये जो टॉपिक है दैट इज़ अ फिजिकल वर्ल्ड। हालांकि इस टॉपिक से नीट, MHTCT, IIT JEE किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट इस टॉपिक का यूज़ हमें पूरे फिजिक्स में करना है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, पूरे फिजिक्स का ओवरलुक हमें बता देता है और फिजिक्स की ब्रांचेस कैसी डिवाइड हुई है और फिजिक्स का यूज़ कैसे करना है। और जो 800 सालों से जो लेकर आ रहे फिजिक्स, धीरे धीरे हमने उस फिजिक्स का न्यू टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ किया है, उसको इस बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, फिजिक्स मतलब क्या होता है। फिजिक्स को हम संस्कृत में भौतिकी बोलते हैं। भौतिकी ये जो वर्ड है वो संस्कृत से आया है और ग्रीक में फुसिका, फुसिका का मतलब था नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड से जो फुसिका वर्ड है ग्रीक में से, तो उसी को हम नेचुरल थिंग बोलते थे। अब ये नेचुरल थिंग मतलब फुसिका से फिजिक्स वर्ड आया। तो फिजिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमेना एंड लॉज। ठीक है, तो मतलब फुसिका जो ग्रीक वर्ड है उससे हमें फिजिक्स वर्ड मिला है और फिजिक्स का मतलब होता है नेचुरल थिंग जो होती है उनकी स्टडी करना, नेचुरल फिनोमेनास को स्टडी करना और उनके लॉज को हमें रिकग्नाइज करना कि एक्चुअल में वो फिनोमेना कौन सा लॉ ओबे करता है। ठीक है, तो इसके बारे में सारी जानकारी हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो देखिए, नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पे डे और नाइट क्यों होता है, एक्चुअल में अर्थ पे डे और नाइट क्यों होता है, सीजन्स क्यों होते हैं। हमारे पास 3 सीजन्स है, अगर आप US साइड जाओगे तो 2 सीजन्स है, ऐसा क्यों होता है। फिर इक्लिप्स क्यों होते हैं, इक्लिप्स जो होते हैं सोलार लूनार इक्लिप्स, वो क्यों होते हैं, रेनबो क्यों फॉर्म होता है, और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमेनाज है जो हमारे आंखों के सामने दिखते हैं बट उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वो सभी चीज़ें क्यों होती है और कौन से लॉज उसके पीछे है, तो उसके सारे की इंफॉर्मेशन हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। अगर फिजिक्स एक पूरी हमारी बॉडी है, ठीक है, फिजिक्स एक पूरी बॉडी है, तो जो सोल है उसका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स को रियल लाइफ में कन्वर्ट करना इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी नेचुरल फिनोमेना अगर हम देखते हैं हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको अगर हमें रीयूज़ करना है, ठीक है, उन लॉज को समझकर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम डिफ़ाइन करते हैं और उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना और डोमेन्स में यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं। वहाँ से हम उस एक्चुअल फिनोमेना को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सन है, मून है, और हम जो भी आँखों को दिखने वाले जो भी बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके बारे में मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम बात करेंगे। और सेकेंड थिंग है दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स मतलब हमारे नेकेड आई से वो हमें नहीं दिखते हैं और उनकी साइज 10⁻⁻7 to 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12 तक हो जाती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो, माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से, माइक्रोस्कोपिक को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो ये क्वांटम फिजिक्स जो होता है इसमें हम स्टडी करते हैं एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल मतलब उनकी रेडियस जो होती है वो 10⁻20 के टर्म्स में होती है, राइट। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की जो रेडियस होती है 10⁻23 के टर्म्स में होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स बहुत सारे शतकों से हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे 500 ईयर्स से ये रिवोल्यूशन चल रहा है कि हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो माइक्रोस्कोपिक है वो अभी अभी आया है। ठीक है, अभी अभी आया है, मतलब ये नया फिजिक्स है। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स में भी डालते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स नया नया फिजिक्स है। और जो पुराना फिजिक्स है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, दैट इज़ अ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है, पुराने गाने होते हैं, उस टाइप में। ठीक है,
तो इसमें हमने इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है, तो इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स है। तो मैकेनिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं मोशन ऑफ द बॉडीज़, उनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस और फोर्सेस के कारण वो कैसे बिहेव करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन कैसी होती है, फोर्सेस क्या होते हैं, साउंड वेव्स क्या होती है, बेंडिंग ऑफ द रॉड क्या होता है। अगर किसी रॉड पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, या फिर उस ऑब्जेक्ट पे हम बेंडिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसको बेंड करना चाह रहे हैं, तो वो बेंड कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले रोटेशन ऑफ व्हील, व्हील का रोटेशन जब होता है, उसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल की मोशन क्या होगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हाउ फ्रिक्शन एक्ट्स। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एरोप्लेन कैसे फ्लाई होता है, फिर शिप जो होती है फ्लोट कैसे करती है इतना वेट लेकर भी। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इससे भी ज़्यादा है जब हम एक्चुअल में मैकेनिक्स पढ़ने लगेंगे। जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम जब एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन में रियल लाइफ एग्जांपल आते हैं, वो सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं चार्ज, करंट, मैग्नेटिज्म, रिलेशन बिटवीन द चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। चार्ज क्या होता है, फिर करंट फ्लो क्या होता है, फिर करंट के कारण और चार्ज फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। उसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, फिर ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। मतलब जो भी हम चार्ज के बारे में पढ़े हैं तो हम एप्लीकेशन के बारे में, चार्ज का ही एप्लीकेशन यहाँ पे आगे चलकर ये ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ें बेसिक पढ़ने वाले हैं उसको लेकर जाएंगे हम एप्लीकेशन की तरफ। तो थर्ड देखो यहाँ पे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिफरेंट लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस है। फिर उसके बाद हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस मिरर का यूज़ टेलीस्कोप में या फिर माइक्रोस्कोप में कैसे करेंगे उसके बारे में हम इस पर पढ़ने वाले। और उसके बाद रेनबो, एक्चुअल में रेनबो जो होते हैं वो रेज के रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। ये जो हम मिरर पढ़ते हैं वो भी हमारे लाइट रेज उस पर पढ़ते हैं और वो रेज रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, उसी के बारे में इस ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है। ऑप्टिक्स पेंस का यूज़ क्या है, जो भी हमारे पास रे आ रहा है तो उस रेज का अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है, तो हम उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम इस लेंस और मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस लेंस और मिरर का यूज़ करते हैं हम टेलीस्कोप में, करते हैं माइक्रोस्कोप में। एक्चुअली रेनबोज़ क्या होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर रेज अगर गिरते हैं तो वो रेनबो कैसे फॉर्म होते हैं, वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, डिफरेंट कलर्स कैसे बाहर पड़ते हैं उनकी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, और हीट और टेम्परेचर का जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उसके बाद उनके हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा फिजिक्स का सिलेबस। इसको हमने ऊपर से देख लिया कि एक्चुअल में फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। बट द एक्चुअल थिंग इज़ हाउ वी कैन यूज़ द फिजिक्स लॉ और हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द फिजिक्स लॉज फ्रॉम द नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। किसी भी अगर लॉ को हमें डिफ़ाइन करना है तो पहले हमें उस नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके बाद हमें वो उस लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और वो मैथमेटिकल फॉर्म डिफरेंट फिनोमेनल्स के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट और सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। 1400 ईयर्स बिफोर दे हैव यूज्ड, उन्होंने क्या यूज़ किया था, 2 उन्होंने ब्रिक यूज़ की थी, ठीक है, 2 उन्होंने स्टोन्स यूज़ किए थे टू जनरेट द हीट, ठीक है, स्पार्कल, राइट। स्पार्क जनरेट करने के लिए उन्होंने 2 स्टोन का यूज़ किया था। वहाँ पे फ्रिक्शन होता था और फ्रिक्शन के कारण वो स्पार्क जनरेट होता था, और उन्होंने उस कॉटन के बॉल को पहले हीट करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद उस हीट का उन्होंने कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगे। उसके बाद उन्होंने फिर पानी को गर्म करने के लिए यूज़ किया, उसके बाद खेतों के लिए यूज़ किया, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया। फिर बाद में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद उस वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उनको पता चल गया, मतलब इस इतने हीट पर वो बॉईल होता है। उसके बाद उस स्टीम का वो यूज़ करने लगे। स्टीम का यूज़ डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज़ करें। उसके बाद जब हम अभी 18th सेंचुरी में आए थे तो उन्होंने इसका यूज़ किया था
स्टीम इंजन तैयार करने के लिए, ठीक है। जो भी हम स्टीम इंजन, रेल का जो इंजन होता है स्टीम इंजन, उसको तैयार करने के लिए वो फिर ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आने लगे। उसके बाद हमने आईसी इंजन को बना लिया, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो ऐसी डेवलपमेंट होती गई। मतलब देखो कि यहाँ पे तो हीट को हमने 1300-1400 साल पहले ही जान लिया था कि एक्चुअल में हीट क्या होता है, हम हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट उसको एप्लीकेशन में लाने के लिए और हमारे पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए, देखो हम क्या करते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बाइक यूज़ कर लेते हैं। बट उस बाइक में जो इंटरनल कंबशन लगा है वो कहीं ना कहीं पे हमने उस टाइम पे उस हीट को जान लिया था, इसीलिए आज हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फिनोमेनाज है। उसके बाद अभी से हमने क्या किया है, अब ये जो हमारा पूरा फिजिक्स है, हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जान लिया यहाँ पे, तो चार्ज जान लिया क्या होता है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई मटेरियल है तो रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर जान लिया। सेमीकंडक्टर के बाद हमने जो भी हमारा पूरा कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड द ट्रांजिस्टर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कंप्यूटर को हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। तो इतना रिवॉल्यूशन आ गया है वो फिजिक्स के कारण है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें जानना है कि फिजिक्स कितना बड़ा है, मतलब उसका स्कोप कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे कि हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की बात करें तो उनका मास कितना होता है, इन 10⁻³ kg, इतने स्मॉल मास के होते हैं। और हम अगर पूरे गैलेक्सी, पूरे हमारे विश्व की बात करें तो उसका मास होता है 10⁻55। मतलब इतना बड़ा स्कोप है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁻³ kg और मास ऑफ यूनिवर्स है 10⁻55 kg। मतलब इतना वाइड फिजिक्स है फॉर मास, ठीक है। फॉर लेंथ के लिए देखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन की हमने मास की बात की तो यहाँ पे उसके रेडियस की भी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है 10⁻14 की टर्म्स में होता है, राइट। तो वहाँ से लेकर अगर हम पूरे गैलेक्सी की लेंथ की बात करें तो वो 10⁻26 के टर्म में होती है। मतलब इतने वाइड रेंज में उसकी लेंथ है, ठीक है। मतलब 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर तक, इतना वाइड रेंज में ये फिजिक्स जो है वो फैला हुआ है अगर लेंथ की टर्म की बात की जाए। तो फिजिक्स के बारे में यहाँ तक हमने बहुत कुछ जान लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली पूरे हमारे विश्व में नेचुरल फोर्सेस कुछ है, ठीक है। तो वो 4 टाइप के नेचुरल फोर्सेस है। तो उनमें से फर्स्ट फोर्स है दैट इज़ अ ग्रेविटी फोर्स, दूसरा फोर्स जो है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ फोर्स है दैट इज़ अ वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये जो आखिर के 2 फोर्सेस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, तो उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्सेस है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे पास अगर 2 मासेस है, ठीक है, कोई भी 2 मासेस है m1 और m2, ये 2 मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अगर वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। मतलब इसका क्या है, अगर देखो यहाँ पे हमारे पूरे गैलेक्सी में सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है, उन दोनों के पास भी मास है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्सेस है बहुत लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। मतलब पूरे विश्व में देखो ना हमारा सन और अर्थ कितना दूरी पे है, तो यहाँ पे ये दूरी हम इनफाइनाइट ही मान लेते हैं कंपेयर टू अस, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। उसके बाद इस फोर्सेस को लगने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इन फोर्सेस को लगने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ठीक है। और इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है, ये सबसे वीक फोर्स होता है। जितने भी नेचुरल फोर्सेस हमारे पास है उन सभी में से वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जो सेकंड फोर्स है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो हमारे पास 2 चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और 2 अगर सिमिलर चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, ठीक है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने ग्रेविटी फोर्स देखा था, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वो कितने टर्म्स में ज़्यादा है, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब उससे बहुत बिलियंस ऑफ बिलियंस टाइम ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में जो भी हमारे पास फोर्स है दैट इज़ द शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब न्यूक्लियस कितने साइज़ का होता है, 10⁻13 to 15 मीटर्स में होता है, 10⁻15 की मीटर्स में होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज़ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्जेस, ठीक है। वहाँ पे कौन से चार्जेस रखे हैं, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता, ठीक है। और ये दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमॉन्ग द ऑल द फोर्सेस। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी एटम के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, इनकी जो बाइंडिंग होती है, इनके बीच में जो मिलाव होता है, मतलब एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं, वो इसी फोर्स के कारण बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। ये मतलब इतना फोर्स हम लगा भी नहीं सकते, उसको हम अलग नहीं कर सकते, इतना ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दिस इज़ द 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 100 टाइम्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक न्यूक्लियस का फोर्स है, मतलब ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया 10⁻15 मीटर की टर्म्स में। और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इससे स्ट्रॉन्ग है बट वीकर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के रेंज के बीच में, ठीक है। तो ये चार जो नेचुरल फोर्सेस है इनका डिस्कशन हमने यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, मतलब कौन सा फोर्स किस फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर है, कौन सा फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है और कौन सा फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब इन फोर्सेस के बीच का जो भी कंपैरिजन है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम अगर 1 कंसिडर कर लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है 10⁻² इसके कंपैरिजन में, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है 10⁻13 के टर्म्स में, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना 10⁻38 के टर्म्स में। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर 1 हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 10⁻38, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, 10⁻15 मीटर की टर्म्स में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स दैट इज़ इन्फाइनेटली लॉन्ग। फॉर अ वीक न्यूक्लियर फोर्स इट इज़ अ 10⁻−15 मीटर्स टर्म्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज़ ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, इसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ ए इनफाइनाइट, ठीक है। ये सारी फिजिक्स के बारे में जो चीज़ें हैं हमने बहुत ही शॉर्ट वे में इसको समझाया है, फिजिक्स एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, और जो भी इसके अंदर जो भी नेचुरल फोर्सेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उनका कंपैरिजन हमने देखा है। तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स इज़ आवर बॉडी देन मैथमेटिक्स इज़ आवर सोल, ठीक है। इस बॉडी को हमें अगर चेकअप करना है तो हमें मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। तो अगले लेक्चर होगा अपना बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, और बेसिक मैथमेटिक्स के हमारे टोटल 8 लेक्चर होंगे। 8 लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है, बहुत ही डिटेल में और अच्छे से, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स हमें पूरे फिजिक्स के लिए लगने वाला है। वहाँ पे जितने भी हम साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो भी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें हमें आगे चल के लगने वाली है। मान लीजिए कि इन सारी चीज़ों को हमें एकदम ध्यान में रखना है, और आगे जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे हम वैसे वैसे हमें आदत पड़ जाएगी कि ये फॉर्मूला यहाँ पे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा होगा बेसिक मैथमेटिक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
ताकि जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आ जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।